नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग सुपर टेट के अंतर्गत पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन को देखेंगे, जिसमें टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको ज़बरदस्त तरीके से चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी विभिन्न प्रकार की तरंगों से मिलता है, और उन तरंगों का मापन आरेख सिस्मोग्राफ के आधार पे देखते हैं। ये तरंगे भूकंपों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, और जब भूकंप आते हैं तो इन तरंगों को हम सिस्मोग्राफ के आधार पे नापते हैं। इन तरंगों को पी, एस और एल तरंग कहते हैं, यानी कि 3 तरंगें उत्पन्न होती है, पी, एस और एल। इन तरंगों के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझा जाता है कि कहाँ पे ठोस है, कहाँ पे तरल है, कैसी अवस्था है। तो आइए समझते हैं। पी तरंग इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे भूकंप आता है वहाँ पे यह सबसे पहले उत्पन्न होकर और धरातल पे पहुँचती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। यह 2900 किलोमीटर तक इसकी गति बढ़ती है। उसके पश्चात भूकरोड़ में यह प्रवेश भी कर सकता है, और इसकी गति कोर में 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, जबकि इसकी औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। लेकिन घनत्व में, यानी कि जहाँ पे घनत्व अधिक होता है वहाँ पे इसकी गति 14 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। इस तरीके से यह तरल, ठोस, द्रव, यानी कि ठोस, द्रव, गैस और तीनों अवस्थाओं में यह गति कर सकती है। सर्वाधिक गति यह 21 मिनट में अभिकेंद्र में पहुंच जाती है, अभिकेंद्र से प्रतिध्रुव तक। यानी कि जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है वह केंद्र अधिकेंद्र कहलाता है, और जहां पे यह पहुंचती है, यानी कि यहाँ पे उत्पन्न हुआ और यहाँ पे पहुंच गया, यह प्रतिध्रुव कहलाएगा। तो इसे पहुंचने में मात्र 21 मिनट का समय लगता है। तो इस तरीके से ये बहुत तेज़ी से चलती है, और इनके तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की संरचना के बारे में पता लगाया जाता है। आइए अब देखते हैं दूसरी तरंग, एस तरंग, या जिसे गौण तरंग या सेकेंडरी वेव कहा जाता है। यह सेकेंडरी वेव 2900 किलोमीटर तक इसकी गति में वृद्धि होती है। इसके बाद से यह लुप्त हो जाती है, क्योंकि इसके बाद तरल अवस्था में पहुंच जाती है। जब तरल अवस्था में पहुंच जाती है तो वहाँ पे यह समाप्त होती है। इसका मतलब केवल यह ठोस से ही गुजर सकती है, तरल से नहीं गुजर सकती। इसकी औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आइए अब देखते हैं तीसरी जो वेव है, तीसरी जो तरंग है, एल तरंग। इसकी गति औसतन 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इसे धरातलीय या लंबी तरंगे कहा जाता है। इसकी खोज एच.डी. लब ने की थी। इन्हीं के नाम पे इस तरंग का नाम एल रख दिया गया, एल तरंग, एच.डी. लब। यह सागरी तल के नीचे तेज़ी से गुजर सकती है, इसलिए इससे यह सिद्ध होता है कि महासागर तल भारी या सघन पदार्थों से निर्मित हुए हैं। इस तरीके से यह देखें तो यह तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं से यह गुजर सकती है। तो तीनों को देखें एक बार, तो पी तरंग ठोस, द्रव, गैस से, और एस तरंग केवल ठोस से, और एल तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों से ही गुजर सकती है। उम्मीद है यह समझ में आया होगा। इसके पश्चात आइए देखते हैं कि पृथ्वी के निर्माण में कौन कौन से एलिमेंट्स भाग लेते हैं, जिसमें पहला है आयरन, यानी कि लोहा। 32.1% पृथ्वी के निर्माण में भाग लेता है, जो विभिन्न प्रकार की परतों में सहायक होता है। ऑक्सीजन पृथ्वी में 30.1%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.1%, वहीं निकिल 1.8%, और कैल्शियम की मात्रा 1.5% होती है। वहीं एल्युमिनियम भूपर्टी में 1.4%, यानी उससे ज़्यादा होता है। इसके अलावा अन्य तत्व 1.2% होते हैं। इस तरीके से इन तत्वों के मिलने से पृथ्वी के विभिन्न स्तरों का या परतों का निर्माण होता है। आइए अब देखते हैं पृथ्वी में कौन सी मुख्य परतें होती हैं।
एक विद्वान हैं जिनका नाम है एडवर्ड स्वेज। एडवर्ड स्वेज ने जो है बताया है कि पृथ्वी में जो है 3 मुख्य परतें होती हैं, जिसमें पहला है सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा निफे। इन तीनों की जो है यह विशेषता जो है इनके एलिमेंट की अधिकता के आधार पे इनका नाम जो है रखा गया है, जिसमें सियाल का नाम जो है SiAl, यानी कि इसका मतलब Si का मतलब सिलिकॉन और Al का मतलब एल्युमिनियम, यानी कि सियाल में जो है एल्युमिनियम और सिलिकॉन तत्व की जो है अधिकता होती है, इस कारण से इसका नाम सियाल रखा गया। वहीं दूसरी परत जो है सीमा, यानी कि SiMa, तो इसका मतलब यह Si का मतलब है सिलिकॉन और Ma का मतलब है मैग्नीशियम। इस तरीके से यह समझ में आता है कि सीमा में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की जो है मात्रा अधिक होती है, इस कारण से इसका नाम जो है सीमा रखा गया। वहीं पे तीसरी जो है स्तर है या परत है निफे, यानी कि NiFe, यानी कि इसमें पहला Ni जो है निकिल और दूसरा Fe का मतलब आयरन या लोहा। इससे स्पष्ट है कि इसमें जो है यह तरल जो तत्व है निकिल और आयरन, इनकी मात्रा जो है निफे में अधिक होती है, इसलिए इसका नाम जो है निफे रखा गया। आइए इसके पश्चात देखते हैं, एक विद्वान हुए हैं आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने पृथ्वी में 2 परतों के बारे में बताया है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी में केवल 2 परतें होती हैं, सियाल और सीमा, लेकिन यह इनकी मान्यता जो है, इनकी जो सिद्धांत है उतना फेमस नहीं हुआ, क्योंकि वास्तविक रूप में पृथ्वी के अंतर्गत जो है 3 परतें होती हैं, सियाल और निफे। इस आधार पे जो है यह सिद्धांत मान्य हुआ। आइए अब आगे देखते हैं, इनमें जो भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, जिनके आधार पर पृथ्वी के विभिन्न स्तरों के बारे में जानकारी मिलती है, उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में एक बार देख लेते हैं। सभी तरंगों में जो घनत्व होता है, ये सभी तरंगे जो हैं, यानी कि P, S और L तरंगे अधिक घनत्वों में जो है तेज़ी से गति कर सकती हैं। आइए अब इनके देखते हैं एक एक करके, P तरंग, S तरंग और L तरंग को। P तरंग जो है ठोस, द्रव, गैस में संचरण जो है कर सकती है। यह भूपटल पर गति जो है इसकी 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। वहीं जब 1000 किलोमीटर की गहराई में पृथ्वी में पहुंचती है तो इसकी गति जो है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। वहीं जब 2900 किलोमीटर पे पहुंचती है तो इसकी गति जो है 13.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। वहीं 2900 किलोमीटर से जब अधिक होती है तो इसकी गति में जो है कमी आ जाती है और इसकी गति जो है 8.4 किलोमीटर हो जाती है, यानी यहाँ पे तरल अवस्था में मिलता है, इस कारण से इसकी गति में जो है कमी आती है। लेकिन पुनः जो है एक बार 5000 जब किलोमीटर की गहराई में यह तरंग जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन आता है। अब अगला देखिए, एस तरंग। एस तरंग जो है केवल ठोस में ही संचरण कर सकती है या गति कर सकती है। यह भूपृष्ठ पे जो है गति करती है और भूपृष्ठ पे इसकी गति जो है 5 किलोमीटर होती है प्रति सेकंड की, जबकि 1000 किलोमीटर की गहराई पर इसकी गति जो है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। वहीं 2900 किलोमीटर पे जब एस तरंग चलती है तो इसकी गति में जो है परिवर्तन होकर 7.3 किलोमीटर की गति से चलने लगती है। इस तरीके से यह समझ में आता है कि ठोस में जो है तरंगों की गति जो है अधिक होती है। इसके पश्चात आइए देखते हैं एल तरंग। एल तरंग जो है इसे धरातली तरंग या लंब तरंग के नाम से जाना जाता है। यह तरंग जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में से जो है गुजर सकती है या संचरण कर सकती है। वहीं इसकी गति जो है औसतन 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और यह तरंग जो है सर्वाधिक विनाशक होती है, क्योंकि यह इस तरीके से चलती है, जबकि अन्य तरंगे जो है अधिकेंद्र से उत्पन्न होकर, यानी यहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है तो ये ऊपर की तरफ चलती हैं, जबकि यह तरंग जो है इस तरह से लंबवत चलती है, इसलिए यह ज़्यादा जो है विनाशकारी होती है। आइए अब देखते हैं पृथ्वी के विभिन्न स्तरों के बारे में। ध्यान से समझिएगा, एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी की संरचना। आइए देखते हैं पृथ्वी की संरचना में हम देख रहे हैं कि इसमें कई स्तर हैं। ऊपरी स्तर जो है यहाँ पे भूपटल है या क्रस्ट, उसके पश्चात अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये दोनों जो है एक ही स्तर हैं। इन 2 स्तरों को जो है एक ही तरह का यह व्यवहार करती हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इसके पश्चात तीसरा जो है
आपका है कोर, जो 2 भागों में बटा हुआ है, आउटर कोर और इनर कोर। इसकी पृथ्वी की जो है पूरी गहराई जो है मानी गई है 6371 किलोमीटर। इनके किलोमीटर में जो है अंतर है, कहीं पे 78 है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे 64 है, तो इधर उधर कुछ है। यहाँ पे जो हम देखें, जो भूपट्टी है ऊपर, इसकी मोटाई जो है करीब 100 किलोमीटर तक होती है, कहीं पे 35 है, कहीं पे 45 है। तो इसके पश्चात यह दूसरी जो होती है अपर मेंटल, इसकी मोटाई जो है 700 किलोमीटर, यानी कि 100 से 700 किलोमीटर तक होती है। दूसरी तरफ हम देखें लोअर मेंटल की जो विस्तार है 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होता है। वहीं आउटर जो कोर होता है, इसका विस्तार जो है 2900 किलोमीटर से 5155 किलोमीटर तक होता है। इसके पश्चात आता है हमारा इनर कोर, जिसका विस्तार जो है 5155 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के लगभग होता है। इनमें जो है बीच बीच में इनको डिवाइड किया गया है। जो डिवाइड करने वाले कुछ असंबद्धताएं हैं उनको देख लिया जाए। जैसे भूपट्टी को जो है ऊपरी भूपट्टी और यानी अपर भूपट्टी और लोअर भूपट्टी या क्रस्ट, इनको जो है एक बीच में बांटने वाली एक रेखा होती है या एक असंबद्धता है, जिसे कोरोनोड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कोरोनोड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक और असंबद्धता होती है। यहाँ पे क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में एक और असंबद्धता होती है, जिसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसके अलावा अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक असंबद्धता होती है, जिसे हम कहते हैं रिपीट डिसकंटिन्यूटी। इसके अलावा अगली जो है लोअर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में एक असंबद्धता होती है, यानी कि यहाँ पे इन परतों का जो है संक्रमण होता है, निश्चित नहीं होता है कि कौन सा ऊपरी परत है, कौन सा लोअर परत है, इसलिए दोनों का संक्रमण स्थल होता है, इसलिए इनको अलग अलग जो है नाम दिया गया है। इसमें जो है देखते हैं लोअर मेंटल और आउटर मेंटल, इनके बीच में जो है एक संक्रमण स्थल होता है, असंबद्धता होती है, जिसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसके पश्चात आउटर कोर और इनर कोर, इन दोनों के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी होती है, जिसे लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस तरीके से यह समझ में आया होगा, इन सभी लेयरों के बीच में जो है, परतों के बीच में जो है एक संक्रमण क्षेत्र है, जिन्हें अलग अलग नामों से बताया गया है। जिसमें हम फिर से बता दें कि जो क्रस्ट है, इनके बीच में जो है, यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसके बीच में जो होती है असंबद्धता, जिसे हम कोरोनोड कहते हैं। वहीं पे हम देखते हैं क्रस्ट और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में असंबद्धता होती है, उसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। वहीं पे अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो असंबद्धता होती है, उसे हम कहते हैं रिपीट डिसकंटिन्यूटी। इसके अलावा लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में एक असंबद्धता होती है, जिसे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसके पश्चात हम देखें तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो है एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसे लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं इन परतों के बारे में। इन परतों में देखें तो यहाँ पे भूपट्टी या क्रस्ट, इसकी मोटाई जो है, देखें इसकी मोटाई, महाद्वीपों पे इसकी मोटाई जो है 8 से 45 किलोमीटर तक पाई जाती है। वहीं पे सागरों के नीचे जो है यह 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह इसकी अवस्था जो है यह ठोस अवस्था में है, और इसका घनत्व जो है पूरी पृथ्वी का 2.8 है। इसका निर्माण जो है सिलिकॉन एल्युमिनियम से हुआ है, इस कारण से इसे सियाल कहा जाता है। इसमें जो चट्टानें हैं वो अम्लीय प्रकार की चट्टानें हैं, और यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% या 1% के लगभग है। इसमें अधिकांश जो चट्टानें होती हैं वो आग्नेय शैलों से निर्मित होती हैं। इस तरीके से यह भूपट्टी की जो है एक सामान्य संरचना दिखाई देती है। आइए अब देखते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल इसका द्रव्यमान जो है 68% होता है,
यानी कि पूरे पृथ्वी का जो है 68% द्रव्यमान इसमें होता है और इसका आयतन 83% होता है। और इसमें जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वह धीमी हो जाती है या निम्न गति करने लगती हैं, इस कारण से इसे निम्न गति मंडल कहते हैं। इसका निर्माण जो है सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमा के नाम से जाना जाता है। इसकी मोटाई जो है 2895 किलोमीटर होती है और इसका घनत्व जो है 10 के करीब होता है। आइए अब अगला देखते हैं कोर के बारे में, जिसमें कोणीय वेग जो है इसका मापा गया है। इस कोणीय वेग को देखा जाए तो यह पृथ्वी के कोणीय वेग से थोड़ा सा अधिक होता है। इसमें पी तरंग की गति जो है 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका निर्माण जो है निकिल और लोहा यानी कि नीफे से हुआ है और लोहा जो है इसमें करीब 88.8% से निर्मित हुआ है। निकिल और लोहा से निर्मित होने के कारण इसे नीफे कहा जाता है। इसका द्रव्यमान संपूर्ण पृथ्वी का 32% होता है, वहीं आयतन 16% है। यह तरल अवस्था में है, लेकिन अधिक दबाव के कारण यह ठोस जैसा जो है आचरण करता है। इस तरीके से यह पृथ्वी की जो परतें हैं, जो स्तरें हैं, वह समझ में आई होगी, जिसमें पहली ऊपर जो है सबसे हम बता देते हैं क्रस्ट है या भूपट्टी है, उसके पश्चात अपर मेंटल, उसके पश्चात लोअर मेंटल, इसके पश्चात आउटर कोर और फिर जो है इनर कोर। लोअर मेंटल का जो घनत्व है वह 5.5% या तरल अवस्था में है, जिसके कारण से ऊपर की जो भूपट्टी है वह जो है इस लोअर मेंटल पे जो है तैरती रहती है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक है और इसका घनत्व जो है भूपट्टी का कम है। इसका घनत्व जो है 2.8 है और इसका घनत्व जो है 5.5 है। इस कारण से यह जो है इसका घनत्व ज़्यादा होने के कारण ऊपर की जो भूपट्टी है इस पे तैरती रहती है, जबकि आउटर कोर जो है यह ठोस अवस्था में है और इसका घनत्व जो है 10 होता है। इस तरीके से उम्मीद है यह समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। इनमें तापमान में जो है कुछ परिवर्तन होता है, जैसे जैसे नीचे अंदर प्रवेश किया जाता है तो इनमें तापांतर जो है होता है। तो पृथ्वी के धरातल से केंद्र तक जो है इनके ताप में अंतर आता है, उसको देख लिया जाए। पृथ्वी की गहराई में ताप जो है क्या होता है, वृद्धि करता जाता है। ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो 100 किलोमीटर पे जो है यह 12 डिग्री प्रति सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है ताप जो है वृद्धि करता है। वहीं जब और आते हैं 300 किलोमीटर तक तो ताप जो है वृद्धि की दर जो है 2 डिग्री प्रति किलोमीटर जो है अधिक हो जाती है। और 300 किलोमीटर से केंद्र तक जाते हैं तो नीचे तक जाते हैं तो इसकी ताप में वृद्धि जो है 1 डिग्री प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है वृद्धि होती है। तो इस तरीके से यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो समझाने की कोशिश की गई है, वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से मेरा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करिए और अगले वीडियो के तब तक नमस्कार।